हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और आप सबकी पढ़ाई सही चल रही होगी। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में पीआईक्यू क्वेश्चन। इसके आज हम पीआईक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि क्वेश्चन का कोड है हमारा 5611। ठीक है, आज का क्वेश्चन का कोड है हमारा 5611 और ये क्वेश्चन हमारा लास्ट ईयर का है, जो हमारा एग्ज़ाम 2022 और 23 में हुआ था। ठीक है, तो आज हम इसमें जो कि हमारे क्वेश्चन पेपर में टोटल 35 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन पेपर में टोटल 35 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से हमारे 18 क्वेश्चन एमसीक्यू वाले होते हैं। 18 क्वेश्चन एमसीक्यू वाले होते हैं, तो उन सभी को आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और हम सभी जानते हैं कि हमारे केमिस्ट्री में टोटल 10 टॉपिक हैं, और उसमें से 5 टॉपिक तो हमारे ऑर्गेनिक के हैं, और 2 टॉपिक इनऑर्गेनिक के, और 3 टॉपिक फिजिकल के। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है किसका रहता है? हमारा सबसे ज़्यादा वेटेज हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रहता है। तो आप सभी लोग तीनों को तीनों पार्ट को अच्छे से तैयार कर लें, खासकर ऑर्गेनिक वाले को। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो। द क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ प्रोटीन एंड पॉलीमर। यहाँ पे हमको बताना है कि कौन से क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का यूज हम मोलर मास और प्रोटीन और पॉलीमर के मोलर मास को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि हमारे पास 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होती हैं, जिसमें से सबसे फर्स्ट होता है हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और सेकंड होता है हमारा इलेवेशन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, एंड थर्ड होता है हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, और चौथा होता है हमारा ऑस्मेटिक प्रेशर। ठीक है, तो इसमें से जो हम प्रोटीन और पॉलीमर का मोलर मास निकालते हैं, वो हम ऑस्मेटिक प्रेशर से निकालते हैं, क्योंकि जो इसका कंसंट्रेशन होता है वो चेंज नहीं होता। जो ऑस्मेटिक प्रेशर है उसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता है, जैसे हम किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो हमारा ऑस्मेटिक प्रेशर है, इसमें हम मोलरिटी को यूज़ करते हैं। और जितने भी हमारे अदर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, उन सभी में हम मोलरिटी को यूज करते हैं। यहाँ पे इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हम मोलरिटी को यूज़ करते हैं, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में भी हम मोलरिटी को यूज़ करते हैं। तो ये इसका मेन कारण है। तो आंसर कौन सा हो गया इसका? आंसर नंबर फर्स्ट है इसका राइट आंसर। ठीक, उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, ये भी हमारा सॉल्यूशन चैप्टर से ही है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड टिश्यू ऑक्सीजन इन ब्लड एंड टिश्यू ऑफ द पीपल लिविंग एट द हाई अल्टीट्यूड ड्यू टू। इसमें पूछा गया कि जो पीपल हाई अल्टीट्यूड में रहते हैं, जो लोग हाई अल्टीट्यूड में रहते हैं, उनका कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ब्लड और टिश्यू में कम क्यों होता है? तो वहाँ पे देखो तो वहाँ पे जो हमारा प्रेशर होता है, ऑस्मेटिक प्रेशर, वो क्या होता है? लो होता है। वहाँ पे ऑस्मेटिक प्रेशर लो होता है, तो उससे क्या होता है, जो ऑक्सीजन गैस होती है हमारी, उसकी जो ब्लड में सॉल्युबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। तो इससे जो हायर एल्टीट्यूड वाले लोग जो उसमें लिविंग करते हैं, उनमें एक टाइप का डिसीज पाया जाता है, जिसको बोलते हैं हम अनोक्सिया। उससे क्या होता है, उन लोगों की जो थिंकिंग कैपेसिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। और ये तो था हमारा हैंडी लॉ से क्वेश्चन आया हुआ था। हैंडी लॉ क्या था? हैंडी लॉ आता है कि देखो, अगर हम किसी सॉल्यूशन में जो गैस की सॉल्युबिलिटी होती है, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे उसके मोल फ्रैक्शन के गैस की। ठीक है, तो वहाँ पे पार्शियल प्रेशर, तो हेनरी लॉ का स्टेटमेंट ये था कि देखो, अगर हम किसी सॉल्यूशन में, सपोज हमारा कोई सॉल्यूशन है, उसमें हम जितना ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होगी, उतनी ज़्यादा हमारी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या आती है हमारी, उतनी उसमें ज़्यादा घुल जाती है। यानी जो पार्शियल प्रेशर होता है, जो प्रेशर होता है, वो गैस को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा मोल फ्रैक्शन के। उसमें हम सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन के टर्म में यूज़ करते हैं। जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है P इज इक्वल टू के एच एक्स। तो यहाँ से ये देखो, जितना ज़्यादा हमारा प्रेशर होगा, उतनी ज़्यादा क्या होगी, यहाँ पे सॉल्युबिलिटी होती है। जितना ज़्यादा प्रेशर हो गया, उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होती है। और
कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है, क्योंकि यहाँ पे देखो P बराबर क्या है, के एच एक्स। यहाँ पे एच क्या है हमारा, हेनरी, के एच क्या है यहाँ पे हमारा, हेनरी कांस्टेंट है, और एच एक्स क्या है यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यानी सॉल्युबिलिटी, और पी क्या है यहाँ पे, प्रेशर। तो यहाँ पे देखो जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ही ज़्यादा हमारे क्या होगी यहाँ पे, सॉल्युबिलिटी होगी, और जितना ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी उतना ही कम क्या होता है यहाँ पे हमारे हेनरी कांस्टेंट होता है, उतना ही कम यहाँ पे हेनरी कांस्टेंट होता है, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट में है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे एक ही साइड है, अगर हम इनको रिवर्स करेंगे तो ये दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में चले जाते हैं। ठीक, तो ये था हमारा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो गया यहाँ पे लॉ ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये तो था हमारा हेनरी लॉ के, यहाँ पे हम एनसीईआरटी में 3 एप्लीकेशन पढ़ते हैं मेनली, जो तो एक तो फर्स्ट हमारा ये वाला हो गया, और दूसरा था यहाँ पे जब हम कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट कोल्ड ड्रिंक या सोडा वाटर में गैस को फिल करते हैं, तो वहाँ पे हम हाई प्रेशर यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम हाई प्रेशर यूज़ करते हैं, और टेम्परेचर को वहाँ पे हम लो रखते हैं। ठीक, और एक था यहाँ पे स्कूबा डाइवर वाला, एक कौन सा वाला था वहाँ पे, स्कूबा डाइवर वाला, यानी जो जितने भी हमारे स्कूबा डाइवर होते हैं यानी गोताखोर होते हैं, वो जब सीज में जाते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर में हीलियम गैस को फिल करके ले जाते हैं। ऑक्सीजन गैस में, जो उनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसमें हीलियम गैस को फिल करके ले जाते हैं, क्योंकि उसमें जो हीलियम की सॉल्युबिलिटी होती है वो क्या होती है, लो होती है, हीलियम की सॉल्युबिलिटी लो होती है। ठीक, तो आइए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे एक हमको सेल का रिप्रेजेंटेशन करना है। द करेक्ट सेल टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रिएक्शन इज, यहाँ पे हमको एक रिएक्शन दी है यहाँ पे हमको एक रिएक्शन दी है Zn और 2Ag, उसके बाद रिएक्शन है, सॉरी यहाँ पे प्लस है 2Ag एंड Zn प्लस 2 एंड 2Ag। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम सभी जानते हैं कि रिएक्शन जो सेल होता है उसके हमारे 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है हमारा कैथोड, एक होता है हमारा एनोड। जो हमारा एनोड होता है उसमें हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, उसमें हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखो जो जिंक है वो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तभी जिंक टू आयन में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन, यानी जिंक ने जैसे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अपने लॉस किए तो किस में कन्वर्ट हो गया, जिंक टू आयन में कन्वर्ट हो गया, तो इसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन। यानी जो हमारा ऑक्सीडेशन होगा वो हमेशा एनोड पे होता है, और दूसरा हमारा कैथोड, दूसरा क्या हमारा कैथोड। कैथोड में क्या होता है, कैथोड में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड में क्या होता है हमारा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी जो यहाँ पे सिल्वर है हमारा, सिल्वर टू आयन है, सिल्वर टू आयन है, जैसे इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, जैसे इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो ये सीधे किस में कन्वर्ट हो गया, ये सीधे कन्वर्ट हो गया हमारा 2Ag में। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पे हो रहा है हमारा रिडक्शन, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है हमारा रिडक्शन, और यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा ऑक्सीडेशन, यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा ऑक्सीडेशन। तो ये हो गया हमारा इसका रिप्रेजेंटेशन। तो इसको रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम यूज़ करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे जिंक यानी रिएक्टेंट, उसके बाद उसी का प्रोडक्ट, जिंक का प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद हम उसको सेपरेट करते हैं यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज से, उसको सेपरेट करते हैं यहाँ से सॉल्ट ब्रिज से। उसके बाद जो हमारा कटायन, जो हमारा यहाँ पे कैथोड है, कैथोड में से जो रिएक्टेंट है उसको लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद जो उसका प्रोडक्ट है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेल का रिप्रेजेंटेशन। तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है डेल्टा जी एंड इनोड सेल फॉर ए स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन कौन सी होती है, जो अपने आप हो जाती है। ये सभी क्वेश्चन हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आए हुए थे। तो यहाँ पे एक रिलेशन होता है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NF ई नॉट सेल। तो यहाँ पे देखो ये रिएक्शन हमारी अगर स्पॉन्टेनियस होगी, अगर ये रिएक्शन हमारी स्पॉन्टेनियस होगी तो उसके लिए जो डेल्टा जी की वैल्यू है वो तो नेगेटिव होनी चाहिए, और साथ ही साथ जो ई सेल है उसकी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, उसकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो कौन सा ऑप्शन है इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ठीक, उसके बाद है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड बाय द कैटेलिस्ट। यहाँ पे हमको अलग अलग टर्म दिए गए हैं, जैसे डेल्टा एच, डेल्टा जी, डेल्टा एस एंड एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पे जो कैटेलिस्ट होता है वो कैटेलिस्ट ओनली यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी से अफेक्ट होता है। यहाँ पे कैटेलिस्ट क्या होता है,
कैटेलिस्ट ओनली एक्टिवेशन एनर्जी से यहाँ पे इफेक्ट होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया हमारा? आंसर नंबर 3 इसका राइट आंसर है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। यहाँ पे हमको एक रिएक्शन दिया है, उसका हमको यहाँ पे ऑर्डर बताना है। रिएक्शन यहाँ पे H2 + Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यहाँ पे 2HCl यहाँ पे हमको ऑब्टेंट हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, जितनी भी रिएक्शन हमारी सनलाइट के प्रेजेंस में होती है, जितनी भी रिएक्शन हमारी सनलाइट के प्रेजेंस में होती है, वो सभी जीरो ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करते हैं। इसका आंसर कौन सा हो गया हमारा? आंसर नंबर सी। ठीक, उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारा, द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइड इज। यहाँ पे जो लैंथेनाइड होते हैं उनके मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? तो उन सभी एलिमेंट की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी +3 होती है। तो कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। ठीक, उसके बाद यहाँ पे हमको एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से एक कंपाउंड दिया गया है। कंपाउंड है द कंपाउंड CO SO4 NH5 का होल 5 एंड और बार है इसका Br। और उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो, लिगेंडों का एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ पे सल्फेट है और यहाँ पे ब्रोमीन है। उसके बाद सेकंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखो, अंदर हमारे जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है उसमें ब्रोमीन है और उसके बाहर वाले काउंटर आयन में सल्फेट है। यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारा जो हमारे आयन है, जो हमारे लिगेंड है, उनका क्या हो रहा है? उनका यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारा इंटरचेंज हो रहा है। उनका यहाँ पे इंटरचेंज हो रहा है। कहाँ से कहाँ? उनका इंटरचेंज हो रहा है हमारा कोऑर्डिनेशन स्पेयर से काउंटर आयन में उसमें इंटरचेंज हो रहा है। तो जब हमारे कोऑर्डिनेशन स्पेयर और काउंटर आयन में लिगेंड का इंटरचेंज होता है तो उसको बोलते हैं हम आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। उसको क्या बोलते हैं हम? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन और दिया है, लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो जो लिंकेज आइसोमेरिज्म होता है वो हमेशा जितने भी हमारे एम्बीडेंटेड लिगेंड होता है उनके प्रेजेंस में होता है। एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं? जिनके पास दो डोनर साइड होते हैं लिगेंड के, बट एट ए टाइम वो ओनली डोनेट एक ही साइड से करते हैं। जैसे थायोसाइनेट, NCS। इसके बाद देखो, इस सल्फर के साइड से भी लिगेंड को डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन के साइड से भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। और साथ ही साथ एक और कंपाउंड होता है NO2 यानी नाइट्रो कंपाउंड। ये ऑक्सीजन के साइड से भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन के साइड से भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। तो इसको बोलते हैं हम एम्बीडेंटेड लिगेंड। इनको क्या बोलते हैं हम? एम्बीडेंटेड लिगेंड। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, द सिंथेसाइज ऑफ द अल्किल फ्लोराइड। यहाँ पे एक अल्किल फ्लोराइड है, इज बेस्ट ऑब्टेंड फ्रॉम। यहाँ पे हमको बताना है कि जो अल्किल फ्लोराइड है उसको हम कौन से मेथड से इजीली ऑब्टेंड कर सकते हैं, यानी बेस्ट वे में सबसे हमको ऑब्टेंड हो सकता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने एक नेम रिएक्शन पढ़ी होती है। जैसे देखो, जब हम किसी अल्किल हैलाइड की रिएक्शन मेटल फ्लोराइड के प्रेजेंस में करते हैं, जैसे सिल्वर फ्लोराइड, तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एक्सचेंज रिएक्शन होती है। यानी यहाँ से एक तो ये लिगेंड क्या करता है? इसको एक्सचेंज करता है। तो यहाँ से हमको ऑब्टेंड होता है CH3F, यानी अल्किल फ्लोराइड यहाँ से हमको ऑब्टेंड हो गया। और साथ ही साथ यहाँ पे हमको एक बाय प्रोडक्ट ऑब्टेंड हो गया, सिल्वर हैलाइड। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हम स्वार्ज रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम? स्वार्ज रिएक्शन। आपके सिलेबस में यहाँ पे दो एक्सचेंज वाले रिएक्शन है। एक तो हमारी स्वार्ज रिएक्शन, जिसका यूज हम अल्किल फ्लोराइड को प्रिपरेशन करने के लिए यूज़ करते हैं। और एक दूसरी रिएक्शन और होती है जिसको बोलते हैं हम फिंकल-स्टेन रिएक्शन। जिसको क्या बोलते हैं हम? फिंकल-स्टेन रिएक्शन। इसका यूज हम अल्किल आयोडाइड को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। के प्रिपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। ये रिएक्शन क्या होती है? देखो, जब हम किसी अल्किल हैलाइड की रिएक्शन, सपोज CH3 ऑक्सी की रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होता है अल्किल आयोडाइड। प्लस साथ ही साथ यहाँ पे हमको बाई प्रोडक्ट ऑब्टेंड होते हैं, जैसे NaX। यहाँ से हमको बाई प्रोडक्ट क्या ऑब्टेंड होंगे? NaX। यहाँ पे हमको NaX ऑब्टेंड हो गया। तो NaX से क्या करता है? NaX जो हमारा एसीटोन है उसके साथ प्रिसिपिटेट बन जाता है, उसके साथ PPT बना देता है, जिससे क्या होता है? सेटल डाउन हो जाता है और जो रिएक्शन होती है हमारी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हो जाती है। ठीक, ये तो थे हमारे
एक्सचेंज रिएक्शन। ये दोनों कौन सी रिएक्शन हमारी एक्सचेंज रिएक्शन। आई होप आप सभी को समझ में आगे होंगे। फर्स्ट रिएक्शन कौन सी हमारी स्वार्जी रिएक्शन, जिसका यूज हम अल्किल क्लोराइड के लिए यूज़ करते हैं। और दूसरी रिएक्शन कौन सी है यहाँ पे, दूसरी रिएक्शन है यहाँ पे हमारी फिंकर-स्टेन रिएक्शन, जिसका यूज हम अल्किल आयोडाइड के प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारी ये वाली रिएक्शन। तो इसका कौन सा आंसर हो गया हमारा, द सिंथेसिस ऑफ द अल्किल क्लोराइड इज बेस्ट वे। तो इसका कौन सा आंसर हो गया हमारा, आंसर नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, इन द रिएक्शन, यहाँ पे एक रिएक्शन दी है, अल्कोहल की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक HCl के साथ है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। और यहाँ पे हमको अल्किल क्लोराइड ऑप्टेंट हो रहा है और साथ ही साथ यहाँ पे H2 हमको ऑप्टेंट हो रहा है। तो यहाँ पे हमको उनकी रिएक्टिविटी बताना है। तो यहाँ पे देखो जो हमारा HCl है और कंसनट्रेट जो हमारा कंसनट्रेट HCl है और अनाइड्राइज ZnCl2 है, इस रिएक्शन को बोलते हैं हम इस रिएक्शन को इस रिएजेंट को बोलते हैं हम लूकास रिएजेंट। इस रिएजेंट को क्या बोलते हैं हम, लूकास रिएजेंट। इसका यूज हम अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे इससे क्या होता है, जैसे हम इनकी रिएक्शन, जैसे हम कंसनट्रेट HCl और अनाइड्राइज ZnCl2 की रिएक्शन अल्कोहल के साथ करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जो अल्कोहल है जैसे इनके साथ रिएक्शन करेगा तो वो क्या करता है, यहाँ पे टर्बिडिटी ऑब्टेंड करता है। यहाँ पे क्या होता है, टर्बिडिटी ऑब्टेंड हमको होता है। तो टर्बिडिटी क्या होता है, देखो एक टाइप का, जैसे हम अल्कोहल को इसमें डिजोल्व करेंगे तो यहाँ से एक टर्बिडिटी टाइप की ऑब्टेंड हो जाती है। तो यहाँ पे जितने भी हमारे अलग अलग अल्कोहल होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहल, उनकी रिएक्टिविटी इस रिएजेंट के साथ अलग अलग टाइप से होती है। यानी जो हमारा 3 डिग्री अल्कोहल होता है वो सबसे इजीली टर्बिडिटी देता है, यानी इमीडिएटली वो टर्बिडिटी दे देता है। और जो हमारा सेकेंडरी अल्कोहल होता है वो इस HCl के साथ उतनी जल्दी टर्बिडिटी नहीं देता है, यानी 5 से 10 मिनट के बाद वो टर्बिडिटी देता है। ठीक, उसके बाद जो हमारा 1 डिग्री अल्कोहल होता है वो टर्बिडिटी नहीं देता और रूम टेम्परेचर पे टर्बिडिटी को नहीं देता। तो वो कम से कम उसको जैसे हम टेम्परेचर को हाई करेंगे तभी वो टर्बिडिटी देता है। तो इसमें जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है हमारा 3 डिग्री अल्कोहल, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। तो इसका कौन सा आंसर सही हो गया हमारा, आंसर नंबर यहाँ पे देखो कौन से में है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो यहाँ पे आंसर नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। ठीक, आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो आइए अगली रिएक्शन देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे हमको एक रिएक्शन दी है। रिएक्शन क्या है, यहाँ पे एक मिनट लिखो, CH3CONH2। जैसे हम इसकी रिएक्शन Br2 के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, देखो इस रिएक्शन को बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जो हमारा CO ग्रुप होता है वो डिग्रेड हो जाता है, तो यहाँ पे हमको सीधे कौन सा कंपाउंड ऑप्टेंड होगा, यहाँ पे हमको सीधे कंपाउंड ऑप्टेंड होगा CH3NH2, यानी मिथाइल अमीन यहाँ पे हमको ऑप्टेंड हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो अगला ही कंपाउंड है, ये टॉपिक भी हमारे एमीन से आया हुआ है और जो अगला क्वेश्चन है ये भी हमारे एमीन से आया हुआ है। यहाँ पे हमको बताना है कि यहाँ पे अलग अलग हमको बेस दिया है, उसमें से बताना है कि सबसे लीस्ट बेसिक कौन सा कंपाउंड होता है। तो यहाँ पे देखो जितने भी हमारे अल्काइल अमीन होते हैं उनकी बेसिसिटी अराइल अमीन से ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे देखो बेसिसिटी, यहाँ पे सपोज हमारा RnH2 है और यहाँ पे हमारा सपोज NH2 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन के पास क्या होता है यहाँ पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसके पास क्या होता है यहाँ पे भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसके लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पे Bg है, इसके लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे Bg है, यानी डीलोकलाइजेशन में होंगे। तो इससे क्या होगा, इसकी जो रिएक्टिविटी, उसकी जो बेसिसिटी होती है वो क्या होती है, हमारी डिक्रीज हो जाती है। यानी यहाँ पे हमारे लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन में, तो उससे उसकी बेसिसिटी डिक्रीज हो जाती है। और यहाँ पे देखो जो हमारे अमीन ग्रुप है उसके पास अल्काइल ग्रुप है, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, जो हमारा अल्काइल ग्रुप है, यानी ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है,
नाइट्रोजन को यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को और इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को और इंक्रीज कर रहा है, तो उससे क्या होगा, उसकी बेसिसिटी और इंक्रीज हो जाती है। तभी यहाँ पे जो हमारे अल्किल अमीन होते हैं, अल्काइल अमीन, उनकी बेसिसिटी अराइल अमीन से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे देखो जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है तो हमारा अराइल अमीन है ना, ये तो हमारा अल्काइल अमीन है, इसकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी। और जो सेकंड है ये भी हमारा अमीन है, इसकी बेसिसिटी भी अराइल अमीन से ज़्यादा होगी। और यहाँ पे जो थर्ड वाला है ये भी हमारा अल्काइल अमीन है, इसकी बेसिसिटी अराइल अमीन से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे देखो जो हमको एनिलीन दिया है, यानी जो इसके नाइट्रोजन के लॉन्च पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो रेजोनेंस में शो हो रहे हैं, रेजोनेंस में डीलोकलाइज हो रहे हैं, तो इससे इसकी क्या होगी, बेसिसिटी सबसे कम हो जाती है। तो इसका कौन सा आंसर सही हो गया, आंसर नंबर थर्ड है इसका राइट आंसर। ठीक, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 देखो, यहाँ पे हमको एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज दिया गया है, यहाँ पे हमको एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज दिया गया ग्लूकोज का, और यहाँ पे बताना है कि इसमें जो अमाइलेज है वो कौन से लिंकेज को शो करता है। तो यहाँ पे एक हमारे पास पॉलीसेक्राइड होता है जिसको बोलते हैं हम स्टार्च, जिसको क्या बोलते हैं हम स्टार्च है। जो स्टार्च होता है वो 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। एक तो होता है हमारा इसमें अमाइलेज, एक तो क्या होता है इसमें हमारा अमाइलेज, दूसरा होता है इसमें अमाइलोपेक्टिन। एक तो होता है हमारा अमाइलेज और दूसरा होता है इसमें अमाइलोपेक्टिन। और जो हमारा स्टार्च होता है उसमें जो पॉलीमर होता है वो अल्फ़ा ग्लूकोज होता है, वो अल्फ़ा ग्लूकोज से मिलकर हमारा बना होता है। ठीक है, और जो इसमें अमाइलोज होता है वो तो हमारा वाटर सोल्यूबल होता है, वो हमारा वाटर सोल्यूबल होता है। और जो अमाइलोपेक्टिन होता है ये हमारा वाटर इनसॉल्युबल होता है, ये हमारा वाटर इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा अमाइलोज है ये हमारे स्टार्च का 15 से 20% लगभग बनाता है। और जो हमारा अमाइलोपेक्टिन है ये हमारा स्टार्च का 80 से 85% को बनाता है। ठीक है, और जो इसके बाद जो अमाइलोज है इसमें लिंकिंग होती है हमारी C1C4 अल्फ़ा ग्लूकोज, इसमें जो लिंकिंग होती है हमारी C1C4 अल्फ़ा ग्लूकोज, और जो इसकी ज्योमेट्री होती है वो लीनियर होती है। ठीक है, उसकी ज्योमेट्री लीनियर होती है। ये तो था हमारा अमाइलोज के बारे में। उसके बाद सेकंड है यहाँ पे हमारा अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन में क्या होता है, देखो यहाँ पे हमारे जो अल्फ़ा ग्लूकोज होते हैं वो एक तो C1C4 से लिंक होते हैं, और एक हमारा C1C6 से लिंकेज होते हैं। जो C1C4 लिंकेज है इसमें तो हमारी ये लिंकेज हमारे लीनर वाले पॉलीमर में होती है, और जो C1 to C6 से लिंकेज है ये लिंकेज हमारे ब्रांचिंग वाले में होती है। तो यहाँ पे हमको ओनली अमाइलेज के बारे में बताना है और साथ बताना है, बट मैंने यहाँ पे आपको अमाइलोपेक्टिन के बारे में बता दिया है। आप सभी लोग इन पॉइंटों को नोट कीजिए। तो यहाँ पे कौन सा लिंकेज पाया जाएगा अमाइलेज में, C1C4 अल्फ़ा, आपको बीटा नहीं देखना, यहाँ पे अल्फ़ा वाले देखना। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया इसका, C1C4 अल्फ़ा लिंकेज, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पे एज ए अल्फ़ा हेलिक्स इज ए स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ, जो हमारे अल्फ़ा हेलिक्स है वो किसके स्ट्रक्चर होते हैं, वो हमारे पॉलीपेप्टाइड के होते हैं, इन सभी को हम अमीनो एसिड वाले टॉपिक में डिस्कस करते हैं। ठीक, ये तो थे हमारे क्वेश्चन नंबर 14 तक। ठीक, बट हमारे इसमें एक पैटर्न रहता है CBSE के पेपर में, क्वेश्चन नंबर 14 तक तो MCQ आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 से 18 तक यानी 4 क्वेश्चन हमारे असर्शन और रीजन वाले होते हैं, यहाँ पे हमको 4 स्टेटमेंट, यहाँ पे हमको 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, जिसमें से फर्स्ट ऑप्शन होता है कि जो हमारा असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हैं, और जो हमारा रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। एक तो ए ऑप्शन होता है, और दूसरा वाला होता है हमारा दोनों ऑप्शन उसमें सही होंगे, बट जो रीजन होगा वो असर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करेगा। ठीक है, और तीसरा जो होगा हमारा असर्शन से ट्रू होगा और रीजन फॉल्स होगा, और जो चौथा होगा असर्शन से फॉल्स होगा और जो रीजन होगा वो ट्रू होगा। ठीक, तो यहाँ पे हमको ये क्वेश्चन हमारे थोड़ा कॉन्सेप्टली होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 वाला देखो, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, असर्शन हमारा NH2 ग्रुप इज आर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे हमारा एनिलीन है, और उसके पास क्या होते हैं हमारे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, तो इससे क्या होगा, ये मोस्ट एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, तो ये क्या करता है आर्थो पैरा और आर्थो इन सभी ग्रुप को एक्टिवेट कर देता है। तो ये ऑप्शन तो हमारा सही है, क्योंकि जो एनिलीन है वो क्या कर रहा है NH2 ग्रुप प्लस हम इफेक्ट शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो NH2 ग्रुप होगा वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके बाद यहाँ पे है
जो एनिलीन कैन नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, जो एनिलीन है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को शो नहीं करता है। इसका कारण क्या हो, देखो ये हो गया हमारा एनिलीन, ये हो गया हमारा एनिलीन। और क्योंकि यहाँ पे देखो एनिलीन के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो हमारे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है जैसे किसके प्रेजेंस में होती है, वो अनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। तो इसके पास क्या होते हैं, देखो इसके पास यहाँ पे वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, या उसके पास यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। तो वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं तो वो क्या करता है, जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के, वो इसके साथ बॉन्डिंग कर देता है, उसके साथ बॉन्डिंग कर देता है। तो यहाँ से क्या बन जाता है, एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अगर यहाँ से एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो फिर क्या होगा, यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो नहीं होती है, ठीक है। ये रीजन तो ये इसका यहाँ पे लिखा है एनिलीन कैन नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, दोनों असर्शन तो ठीक है, बट जो यहाँ पे हमारा जो रीजन है वो फर्स्ट वाले ऑप्शन को एक्सेप्लेन नहीं कर रहा है, यानी जो रीजन है वो असर्शन को एक्सेप्लेन नहीं कर रहा है। यानी जो ऑप्शन दोनों तो सही है, ऑप्शन दोनों सही है, बट जो असर्शन है, जो रीजन है वो असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। तो इसका कौन सा आंसर सही हो गया, आंसर नंबर बी इसका राइट आंसर। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन गेट ए मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखो एसिटाइलेशन क्या होता है, देखो सपोज यहाँ पे हमारा एनिलीन है, सपोज यहाँ पे हमारा एनिलीन है, तो एनिलीन हम सभी जानते हैं कि ये मोस्ट रिएक्टिव मोस्ट एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, यानी ये सभी इलेक्ट्रॉन रिंग को डोनेट करेगा। तो सभी जितने भी इसके आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन, इन सभी को एक्टिवेट कर देता है, इन सभी को एक्टिवेट कर देता है। तो हमको क्या करना है, उसके एक्टिविटी को कम करना है। तो उसके एक्टिविटी को कम करने के लिए हम यहाँ पे एसिटाइलेशन करते हैं। एसिटाइलेशन किसके प्रेजेंस में करते हैं, एसिटिक अनहाइड्राइड के प्रेजेंस में, जैसे CH3 COO तो इससे क्या होगा, इसके क्या होगा, यहाँ पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे अटैक करेंगे और ये वाला ग्रुप हमारा लीव हो जाएगा, ये ग्रुप हमारा लीव हो जाएगा। तो यहाँ से हमको एक कंपाउंड ओपन होगा NHCO तो इससे क्या होगा, देखो जो NH2 है उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, हमारी कम हो जाएगी, यानी वो उसके लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हमारे बीजी हो जाएंगे। वो इलेक्ट्रॉन को भी अपने वो रिंग को भी अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और साथ ही साथ यहाँ पे कार्बन को भी अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यानी इससे क्या होगा, इसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे लिखा है, और साथ ही साथ यहाँ पे हमको ओनली मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ही ऑब्टेंड होता है, यहाँ से हमको ओनली मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ही ऑब्टेंड होता है। बट जब एनिलीन है, अगर हम उसकी रिएक्शन डायरेक्ट कर देंगे, जैसे डायरेक्ट हेलोजिनेशन कर देंगे या डायरेक्ट नाइट्रेशन कर देंगे, तो वहाँ पे हमको पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ऑब्टेंड होते हैं, यानी उसके आर्थो पैरा पोजिशन पे तीनों जगह हमारे प्रोडक्ट तीनों जगह हमारे तीनों जगह वहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट अगर होकर पाए जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मोनो सब्स्टिट्यूशन के लिए हम उसका एसिटाइलेशन करते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन गिव ए मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, ये तो हमारा सही हो गया, ये ऑप्शन तो हमारा सही है, ठीक। उसके बाद सेकंड है यहाँ पे एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ NHCOCH3 ग्रुप इज मोर देन ऑफ द अमीनो ग्रुप, ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। क्योंकि यहाँ पे देखो वो कह रहा है कि जो ये वाला ग्रुप हो गया बेंजीन NHCOCH3, इसकी जो एक्टिवेटिंग पावर होगी वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एनिलीन। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हमारे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिजी हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है, उनकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है, यानी उसका जो एक्टिवेटिंग पावर है वो डिक्रीज हो जाता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकंड ऑप्शन इसका गलत है, यानी ये असर्शन तो इसका सही है, बट रीजन इसका गलत है, बट रीजन इसका गलत है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हुआ, इसका ऑप्शन हमारा सी सही होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो हमारे काइनेटिक्स से क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है द मोलिकुलरिटी ऑफ द H2 प्लस Br2 इन 2HBr इज अपियर इज 2। तो यहाँ पे एक रिएक्शन दिया है H2 प्लस Br2 इज इक्वल टू 2HBr। तो यहाँ पे देखो हमको यहाँ पे मॉलिकुलरिटी के बारे में बताना है। तो मॉलिकुलरिटी क्या होती है, हमारे रिएक्टेंट में जितने भी मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं हमारे रिएक्शन में, यानी रिएक्टेंट में जितने भी मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं उसको बोलते हैं हम रिएक्टिविटी। तो यहाँ पे हमारे एक मॉलिक्यूल ये हो गया और एक मॉलिक्यूल ये हो गया, यानी दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसलिए इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी हमारी 2। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है
टू मॉलिक्यूल ऑफ द रिएक्टेंट आर इन्वॉल्वड इन द गिवन एलिमेंट्री रिएक्शन। और तो जो उसका रीजन है उसमें बोल रहा है कि जो 2 मॉलिक्यूल है उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो यानी ये वाला ऑप्शन क्या आएगा, इसका असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और जो हमारा रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। यानी इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। ठीक, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा 18 वाला एमसीक्यू का, ये हमारे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से आया हुआ है। इसमें पूछ रहा है लो स्पिन ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स आर रियली ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो हमारा टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स, जो हमारा टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स होता है उसमें लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों, यहाँ पे देखो वहाँ पे जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है, जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है वो पेयरिंग एनर्जी से कम होती है। तभी वहाँ पे जो टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है उसमें लो स्पिन होता है, उसमें लो स्पिन होता है। ठीक है, हाँ, तभी उसमें लो स्पिन नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ पे लिखा है लो स्पिन टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स आर रियली ऑब्जेक्ट, ये तो हमारा असर्शन सही है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी फॉर टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे देखो जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो पेयरिंग एनर्जी से कम होती है, तभी वहाँ पे हमको लो स्पिन वाले कॉम्प्लेक्स कम ऑब्जर्व होते हैं। तो इसका असर्शन भी सही है और साथ ही साथ इसका रीजन भी सही है। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा, उसमें आंसर नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। तो बच्चों ये थे हमारे आज के 18 क्वेश्चन। आई होप आप सभी को समझ में आ गए होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।